अम्बा गांव की सुबह, जहां सूरज से पहले परिंदे जागते हैं। हरियाली के बीच एक कच्चा घर, खुशियों से भरा मगर गरीबी की धूल में ढका। ये घर था बुद्धू का, जो मिट्टी से सोना उगाता था, पर खुद के नाम एक मुट्ठी जमीन भी नहीं थी। बुद्धू, आज मुखिया जी के बड़े वाले खेत की जुताई शुरू करनी है। दिन चढ़ गया तो धूप पीठ जला देगी। भगवान जाने इस बार बटाई में क्या मिलेगा। पिछली बार तो मुंशी ने हिसाब में ऐसा गोलमाल किया कि हाथ में बस 4 दाने आए थे। अरे, इतनी भोर में खुद से ही बतियाना शुरू कर दिया। कम से कम ये गुड़ की चाय तो पी लो। रात भर तो खांसते रहे हो और अब बिना कुछ पेट में डाले निकल जाओगे तो शरीर कब तक साथ देगा? अरे पार्वती, ये शरीर तो मिट्टी का है। इसे जितना तपाओगे उतना ही कुंदन बनेगा। और फिर लखन की पढ़ाई और मुनिया की नई फ्रॉक, ये सब चाय पीने से थोड़े ही ना आएगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बुद्धू चाय का घूंट भरता है और अपनी कुदाल उठाकर बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे सुक्खू काका मिलते हैं, जो नीम के नीचे अपनी पुरानी खटिया पर बैठे होते हैं। का हो बुद्धू, आज फिर भोर होते ही निकल पड़े। अरे इस बार तो सुना है मुखिया जी ने खाद भी नहीं दी है। कैसे होगी फसल? काका, किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, पर हाथ धरकर बैठने से तो अच्छा है कि खेत में पसीना बहाया जाए। आप दुआ दीजिए कि इस बार बादल सही समय पर बरसे। दुआ तो है रे बेटा, पर गांव की हवा कुछ बदली बदली लग रही है। वो मुंशी बिरजू कल रात मुखिया जी के कान भर रहा था। बच के रहना, वो सीधा नहीं है। बुद्धू काका की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर फिर अपनी धुन में आगे बढ़ जाता है। उसे क्या पता था कि खेत की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि उसके खिलाफ साजिशें भी बोई जा रही हैं। माँ, कब तक बाबूजी इन मुखिया जी के तलवे चाटेंगे? हम अपनी मेहनत देते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, पर अंत में मिलता क्या है? मुंशी की गालियां और 2 जून की सूखी रोटी। मुझे नहीं करनी ऐसी खेती। लखन, जुबान पर लगाम दे। तेरे बाबूजी ने इसी खेती से तुझे पालकर इतना बड़ा किया है। जमीन हमारी नहीं है तो क्या हुआ, ये मिट्टी हमारा मान है। मान खाली पेट नहीं रहता माँ। मैं शहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा। मुझे नहीं बनना इन जमींदारों का गुलाम। पार्वती चुप हो जाती है। उसे पता है कि उसका बेटा गलत नहीं है, पर शहर की चमक धमक कहीं उसके बेटे की सादगी ना छीन ले, ये डर उसे सताता है। तभी मुनिया दौड़ती हुई आती है। उसके हाथ में मिट्टी का एक खिलौना है जो टूट गया है। माँ, देखो, मेरा गुड्डा टूट गया। बाबूजी से कहना कि जब वो शाम को आए तो मेरे लिए नया खिलौना लाएं। दोपहर ढल रही थी। बुद्धू खेत के बीचों बीच खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। उसे लगा जैसे बादल उसे पुकार रहे हों, पर तभी वहां बिरजी मुंशी आ धमकता है, पान चबाता हुआ, चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए। अबे ओ बुद्धू, क्या आसमान देख रहा है? काम पर ध्यान दे। और सुन, मुखिया जी ने कहा है कि इस बार बटाई का हिस्सा आधा नहीं बल्कि केवल 1/3 होगा। खाद और बीज का खर्चा बहुत बढ़ गया है। पर मुंशी जी, बात तो आधे की हुई थी। 1/3 में तो मेरा और बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा। साल भर की मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा हमें। ले, ये गरीब अब हिसाब समझाएगा हमें। करना है तो कर, वरना कल से खेत पर मत आना। बहुत आए हैं तेरी जगह काम करने वाले, समझा? बिरजू वहां से हंसता हुआ चला जाता है। बुद्धू वहीं मिट्टी पर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसने जो सपने सजाए थे, मुनिया की फ्रॉक, घर की मरम्मत, उस सब अचानक धुंधले पड़ने लगे। हे भगवान, गरीब की किस्मत में क्या सिर्फ आंसू ही लिखे हैं? इतनी मेहनत के बाद भी हक मांगना गुनाह है क्या? सूरज डूब रहा था। आसमान में सिंदूरी रंग फैल गया था। बुद्धू थक हार कर घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम भारी हैं। उसे नहीं पता कि घर जाकर पार्वती से क्या कहेगा और लखन के गुस्से का सामना कैसे करेगा। पर उसे ये भी नहीं पता कि गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई है। रात की खामोशी के बाद जब अम्बा गांव में सूरज ने दस्तक दी, तो हवाओं में एक नई खबर तैर रही थी।
बुद्धू रात भर सो नहीं पाया था। मुंशी की तिहाई हिस्से वाली बात उसके सीने में पत्थर की तरह गड़ी थी। लेकिन सुबह सुबह जब वो चौपाल की ओर से गुजरा तो उसे कुछ ऐसी बात सुनाई दी जिसने उसके बुझे हुए दिल में एक दिया जला दिया। गांव के पंचायत भवन के बाहर भीड़ जमा थी। बुद्धू भी वहां खड़ा हो गया। उसे पता चला कि सरकार की तरफ से उन गरीब किसानों को जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पट्टे पर दिए जा रहे हैं जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है। बुद्धू की आंखों में चमक आ गई। अगर कहीं मुझे वो जमीन मिल गई तो मुझे मुखिया जी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मैं अपनी जमीन का राजा बनूंगा, पार्वती के लिए साड़ी लाऊंगा और लखन को शहर जाने से रोक लूंगा। बुद्धू खुशी खुशी घर की ओर भागा। उसकी कदम आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। घर पहुंचते ही उसने पार्वती को आवाज दी। पार्वती, ओ पार्वती, सुनती हो? भाग्य जागने वाले हैं हमारे। सरकार जमीन बांट रही है, पट्टे वाली जमीन। मैंने अपना नाम लिखवा दिया है। बस कुछ कागजों पर अंगूठा लगाना है और फिर हम भी अपनी जमीन के मालिक होंगे। अरे धीमे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। पर क्या ये सच है? हमें जमीन मिलेगी? हमने तो उम्र गुजार दी दूसरों के खेतों में पसीना बहाते बहाते। क्या सच में भगवान ने हमारी सुन ली? बाबूजी, आप बहुत भोले हैं। सरकार जमीन दे रही है, ये सच होगा। पर क्या ये जमींदार और ये मुंशी हमें वो जमीन लेने देंगे? वो कोई न कोई कांटा जरूर बिछाएंगे। नहीं बेटा, इस बार सुक्खू काका ने कहा है कि सब कुछ साफ सुथरा होगा। शहर से बड़े साहब आए हैं, तो फिक्र मत कर, अब हमारे दिन फिरेंगे। लेकिन लखन का डर सही था। उधर मुखिया जी हवेली में बैठकर मुंशी बिरजू और मुखिया जी गुप्त चर्चा कर रहे थे। बिरजू के चेहरे पर वही कुटिल मुस्कान थी। बिरजू, ये क्या सुन रहा हूँ? वो बुद्धू और उसके जैसे 10 और लोग पट्टे की जमीन के लिए चक्कर काट रहे हैं। अगर इन सबको अपनी जमीन मिल गई तो मेरे खेतों में हल कौन चलाएगा? मेरा रौब तो मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक ये बिरजू जिंदा है, उस बुद्धू के हाथ में जमीन का कागज नहीं बल्कि भीख का कटोरा आएगा। मैंने पहले ही पटवारी साहब से बात कर ली है। हम दिखाएंगे कि बुद्धू का परिवार यहाँ का निवासी ही नहीं है, या फिर उसके नाम पर पहले से कर्ज चढ़ा देंगे। कागज हम बदल देंगे, साहब को पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रहे बिरजू, बुद्धू को शक नहीं होना चाहिए। उसे उम्मीद के जाल में फंसाए रखो जब तक फसल कट नहीं जाती। हफ्ता बीत गया। बुद्धू रोज तहसील के चक्कर काटता, अपनी फटी हुई चप्पलें घिसता रहता। उसे बार बार आश्वासन दिया जाता कि उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसने अपने छोटे से कच्चे आंगन में मुनिया के साथ बैठकर सपने देखना शुरू कर दिया था। बापू, जब हमारी जमीन हो जाएगी तो क्या हम वहाँ मीठे अमरूद का पेड़ लगाएंगे? और क्या आप मेरे लिए वो लाल वाली फ्रॉक लाएंगे जो मेले में देखी थी? हाँ मेरी लाडली, हम अमरूद भी लगाएंगे और आम भी। और तेरी वो लाल फ्रॉक, वो तो मैं सबसे पहले लाऊंगा। बस कुछ दिन और रुक जा। लेकिन किस्मत ने अपनी चाल चल दी थी। एक शाम जब बुद्धू पंचायत घर से लौट रहा था, उसे बिरजू मुंशी मिला। बिरजू के हाथ में कुछ कागज थे। अरे बुद्धू, बड़ी बुरी खबर है भाई। तेरा पट्टा रद्द हो गया है। पता चला है कि तेरे बाप दादा पर पंचायत का पुराना लगान बाकी था। जब तक वो नहीं भरोगे, सरकार तुम्हें 1 इंच जमीन नहीं देगी। लगान? कैसा लगान मुंशी जी? मेरे पिताजी ने तो जीते जी सब चुकता कर दिया था। ये तो सरासर अन्याय है। मैं साहब से बात करूंगा। साहब अब शहर लौट गए हैं। और ज्यादा शोर मचाया तो मुखिया जी तुझे गांव से ही बाहर निकलवा देंगे। चुपचाप अपनी औकात में रह और कल सुबह खेत पर पहुंच जाना, वरना वो तिहाई हिस्सा भी हाथ से जाएगा। बुद्धू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं धूल भरी सड़क पर बैठ गया। आसमान में बादल घिराए थे। शायद वे भी बुद्धू की बेबसी पर आंसू बहाने की तैयारी कर रहे थे। वो घर पहुंचा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्वती की आंखों में देख सके। नहीं मिलाना, मैं जानती थी हम गरीबों के नसीब में सपने देखना तो लिखा है, पर उन्हें पूरा करना नहीं। आप मत रोइए, शायद भगवान को यही मंजूर है। देखा आपने बाबूजी, मैंने कहा था ना, ये लोग हमें कभी उठने नहीं देंगे। अब बहुत हो गया। मैं इस गांव में एक पल नहीं रुकूंगा। कल सुबह मैं शहर जा रहा हूं। यहां रहकर हम सिर्फ घुट घुट कर मरेंगे। जा बेटा, शायद तेरी ही बात सही थी।
मेरी मेहनत इस मिट्टी को सोना नहीं बना पाई, बस मुझे खाक में मिला दिया। उस रात बुद्धू के घर में चूल्हा नहीं जला। बाहर हवाएं तेज होने लगी थी। लखन अपनी पोटली बांध रहा था, पार्वती आंसू पोंछ रही थी और बुद्धू बस शून्य में ताक रहा था। उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाला तूफान उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाला है। अमुआ गांव की वो रात शायद बुद्धू के परिवार के लिए सबसे लंबी रात थी। कच्चे घर के कोने में रखे दिए की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे उसे भी आने वाले सन्नाटे का एहसास हो। लखन ने अपनी पुरानी चादर में 2 जोड़ी फटे कपड़े और सत्तू की एक पोटली बांध ली थी। गरीबी ने एक जवान बेटे को उसके घर से बेदखल कर दिया था। सुबह के 4 बज रहे थे, पर आज बुद्धू खेत पर जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करने के लिए उठा था। बेटा लखन, शहर बहुत बड़ा है और सुना है वहाँ के लोग पत्थर दिल होते हैं। अपनी संभाल खुद करना, समय पर खा लेना और अपनी माँ को भूल मत जाना। माँ, भूलूंगा तो मैं इस गरीबी को जिसने बाबूजी को झुकना सिखा दिया। तू फिक्र मत कर माँ, मैं वहां पत्थर तोड़ूंगा या रिक्शा चलाऊंगा, पर इतना पैसा जरूर कमाऊंगा कि तुझे फिर कभी इस धुएं वाले चूल्हे पर नहीं बैठना पड़ेगा। मैं बाबूजी की तरह इस गांव की साजिशों में घुटकर नहीं मरूंगा। लखन बेटा, मेरी मेहनत में शायद कोई कमी रह गई थी जो तुझे घर छोड़ना पड़ रहा है, पर याद रखना, शहर की भीड़ में अपनी ईमानदारी मत खो देना। ये गरीबी बुरी है, पर बेईमानी उससे भी बुरी है। बाबूजी, ईमानदारी ने हमें क्या दिया? सिर्फ धोखा। मैं अब अपने तरीके से जीऊंगा। राम राम। लखन अंधेरे में ओझल हो गया। बुद्धू और पार्वती उसे तब तक ताकते रहे जब तक कि उसकी परछाई धुंधली नहीं हो गई। मुनिया अपनी नींद में बड़बड़ा रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसका भाई उसे छोड़कर चला गया है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। लखन के जाने के बाद बुद्धू जैसे आधा रह गया, लेकिन पेट की आग और मुखिया जी का कर्ज उसे रुकने नहीं देता था। दिन बीतते गए। बुद्धू अब दिन रात खेत में ही रहता। उसने उम्मीद पाल ली थी कि अगर फसल अच्छी हुई तो शायद वो लखन को वापस बुला पाएगा। तभी एक दोपहर खेत की मेड़ पर बिरजू मुंशी फिर से प्रकट हुआ। अरे ओ बुद्धू, सुना है तेरा शेर बेटा शहर भाग गया। क्या हुआ? क्या यहाँ की मिट्टी अब उसे रास नहीं आ रही थी? सुना है शहर में लोग गटर साफ करते हैं, तेरा बेटा भी वही कर रहा होगा। मुंशी जी, मेरा बेटा मेहनत करने गया है, चोरी करने नहीं। वो गटर साफ करे या महल बनाए, वो अपनी मेहनत की खाएगा। आप बस अपनी फसल की चिंता कीजिए। मैंने इस बार रात रात जागकर पानी दिया है। फसल तो लहलहा रही है, पर याद रखना बुद्धू, किस्मत पलटते देर नहीं लगती। आसमान के रंग देख रहे हो? ये जो उमड़ते गुमड़ते बादल हैं, ये तुम्हारी मेहनत को बहा ले जाने की ताकत रखते हैं। बिरजू की बातों में एक अजीब सा जहर था। बुद्धू ने आसमान की ओर देखा। आसमान का रंग नीला नहीं, बल्कि गहरा काला और मटमैला हो रहा था। गांव के बुजुर्ग सुक्खू काका भी वहां पहुंचे। बुद्धू रे, इस बार की हवा अच्छी नहीं है। चींटियां अपने अंडे ऊपर ले जा रही हैं और चिड़ियां धूल में नहा रही हैं। ये बड़े तूफान की निशानी है। अपनी फसल को जितना बचा सकता है बचा ले। काका, अभी तो फसल कच्ची है। अगर अभी काटा तो दाना काला पड़ जाएगा। बस 4 दिन और निकल जाएं तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। सुनिए जी, घर चलिए। मुनिया को तेज बुखार चढ़ गया है। वो बार बार लखन भैया को पुकार रही है। गांव के वैद्य जी ने कहा है कि दवा के लिए पैसे चाहिए। बुखार? सुबह तो वो ठीक थी। पार्वती, मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं है। सब कुछ तो बीज और खाद में लगा दिया। रुक, मैं मुखिया जी से कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ। अरे बुद्धू, तू इतना हाफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? और तू खेत छोड़कर यहाँ क्या करने आया है? मुखिया जी, मेरी मुनिया बहुत बीमार है। वैद्य जी पैसे मांग रहे हैं। मुझे बस थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं फसल कटते ही आपके पैर पकड़ कर चुका दूंगा। पैसे? बुद्धू, तो भूल गया कि पिछली बार का लगान भी अभी बाकी है। और तेरा बेटा तो शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया है ना। उसे चिट्ठी लिख, हमसे क्या मांगता है। यहाँ से जा, मुझे आराम करने दे। बुद्धू का दिल टूट गया।
वो खाली हाथ घर की ओर दौड़ा। रास्ते में बारिश की पहली बूंद उसकी नाक पर गिरी। वो एक बूंद नहीं थी, वो बुद्धू की किस्मत पर गिरने वाला पहला प्रहार था। बिजली कड़की और आसमान मानो फट पड़ा। नहीं, अभी नहीं। हे भगवान, मेरी फसल मत उजाड़ना। मेरी बच्ची बीमार है, मुझ गरीब पर रहम कर। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बुद्धू पागलों की तरह खेत की ओर भागा। आसमान से गिरती हर बूंद जैसे उसकी मेहनत पर जोर कर रही थी। मिट्टी की सूंधी खुशबू जो कभी उसे सुकून देती थी, आज उसे डरा रही थी। उधर घर में मुनिया तेज बुखार में तप रही थी और पार्वती दरवाजे पर खड़ी अपने पति और अपनी किस्मत के उजड़ने का मंजर बेबस आंखों से देख रही थी। नहीं, ये क्या कर रहे हो भगवान? मेरी फसल, मेरा सोना, इसे मत मारो। ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये मेरी मुनिया की दवाई है, लखन की वापसी की उम्मीद है। हे मालिक, इस गरीब पर इतनी बेरहमी मत दिखा। हे छठी मैया, रक्षा करना। मुनिया का शरीर तवे की तरह जल रहा है और बाहर प्रलय आया है। बुद्धू भी अभी तक नहीं लौटे, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बारिश तो थम गई थी, पर जो मंजर सामने था उसे देख पूरे गांव की रूह कांप गई। बुद्धू खेत की मेड़ पर बेसुध पड़ा था। जब उसने आंखें खोली और सामने देखा तो वहां फसल नहीं बल्कि बर्बादी का कब्रिस्तान था। हर तरफ झुके हुए पौधे और कीचड़ था। तभी वहां बिरजू मुंशी अपने हाथ में छाता लिए पहुंचा। बुद्धू, देख ले अपनी किस्मत। बहुत उछल रहा था ना कि इस बार अपनी जमीन लेगा। ले, तेरी जमीन तो आसमान से गिरी बर्फ ने ही छीन ली। अब बता, मुखिया जी का कर्ज कैसे चुकाएगा? और वो तिहाई हिस्सा, अब तो तुझे अपनी खाल बेचकर भी हर्जाना देना पड़ेगा। मुंशी जी, फसल मर गई है पर इंसान अभी जिंदा है। मिट्टी ने धोखा दिया है पर भगवान अभी सोया नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें। घर जा और देख, तेरी बेटी की हालत और बिगड़ गई है। बिना पैसे के तो इस गांव में यमराज भी रुक जाते हैं, पर डॉक्टर नहीं आता। बुद्धू पागलों की तरह घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मुनिया सुस्त पड़ी है और पार्वती बदहवास खड़ी है। कहाँ थे तुम? देखो मुनिया को, ये तो बोल भी नहीं रही है। वैद्य जी आए थे, बोले कि शहर ले जाना होगा, वहाँ बड़े अस्पताल में ही इसका इलाज होगा, पर हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। शहर कैसे ले जाऊं? लखन का भी कोई अता पता नहीं। पार्वती, मैं फिर से मुखिया जी के पास जाता हूँ। उनके पैर पकड़ लूंगा पर अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। मालिक, मेरी फसल उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गया, पर मेरी मुनिया को बचा लीजिए। बस 200 रुपए दे दीजिए। मैं जीवन भर आपका बंध हुआ मजदूर बनकर रहूंगा। अंगूठा लगवा लीजिए मुझसे, पर मेरी बेटी को मौत के मुंह से निकाल लीजिए। बुद्धू, तू तो समझदार था। मरी हुई फसल पर कौन दाव लगाता है? और वैसे भी तेरा बेटा तो शहर में कमा रहा है ना, जा उसी से मांग। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। बिरजू, इसे बाहर निकालो। मेरी हवेली अपवित्र कर रहा है ये दरिद्र। बुद्धू हार मान चुका था। वो घर वापस आया और चुपचाप अपनी मुनिया के पास बैठ गया। उसे लग रहा था कि आज उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीलों दूर बड़े शहर की तंग गलियों में कोई रात दिन एक कर रहा है। लखन, जो दिन में ईंटें ढोता था और रात में कारखानों में पहरा देता था, उसकी मेहनत रंग लाने वाली थी। पर क्या वो सही समय पर पहुंच पाएगा? अमुआ गांव की हवाओं में उस दिन भारीपन था। बुद्धू के घर सन्नाटा था क्योंकि मुनिया की सांसें उखड़ रही थीं। तभी गांव की धूल उड़ाते हुए एक साइकिल रुकी। वो लखन था, शहर की धूप में झुलसा हुआ पर आंखों में जीत की चमक लिए। माँ, बाबूजी, मैं आ गया। ये लीजिए पैसे, मैंने शहर में रात दिन एक करके कमाए हैं। चलिए, अभी मुनिया को शहर ले जाना होगा। मुनिया को शहर ले जाया गया और समय पर इलाज से उसकी जान बच गई। जब बुद्धू और लखन वापस गांव लौटे तो वे चुप नहीं रहने वाले थे। लखन अपने साथ शहर से सिर्फ पैसे नहीं बल्कि मुखिया जी के खिलाफ सबूत भी लाया था। रास्ते में मुंशी बिरजू मिला। अरे, तुम वापस आ गए, पर कर्ज कैसे चुकाओगे बुद्धू? मुंशी, अब कर्ज हम नहीं
तुम चुकाओगे। शहर के रिकॉर्ड रूम से मुझे पता चल गया है कि सरकार ने जो पट्टे की जमीन बाबूजी को दी थी उसे तुमने और मुखिया जी ने दबा रखा था। मैंने शहर में अर्जी दे दी है, बस साहब आते ही होंगे। शाम को गांव की चौपाल लगी। सरकारी अफसर दल बल के साथ आए। जांच हुई तो मुखिया जी और बिरजू की साजिश सबके सामने आ गई। अफसर ने कड़की हुई आवाज में फैसला सुनाया। मुखिया जी, आपने गरीब किसानों का हक मारा है। अब ये जमीन वापस बुद्धू को दी जाती है और आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ ही समय में बुद्धू के घर की स्थिति बदल गई। अब वो दूसरों के खेत में नहीं, अपनी जमीन पर पसीना बहा रहा था। मुनिया अब स्कूल जाने लगी थी और लखन गांव में ही खेती का आधुनिक काम संभाल रहा था। बेटा लखन, आज मुझे समझ आया कि गरीब की किस्मत उसके हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि उसके हौसले, ईमानदारी और सही समय पर लिए गए साहस में होती है। सच्ची मेहनत और सही ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। जब परिवार एकजुट होकर मुश्किलों का सामना करता है तो किस्मत को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है।